नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरे साथ ए न्यूज टुडे। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एक बार फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 2151 मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। आइसोलेशन में रखे जा रहे संक्रमित। शाम 4 बजे योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। 1 दर्जन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। निकाय चुनाव की तारीखों पर भी हो सकता है बड़ा ऐलान। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले पर आज मथुरा की कोर्ट में होगी सुनवाई। सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट से मांगी जाएगी याचिका पर सुनवाई। गाजियाबाद अलीगढ़ हाईवे पर 10% बढ़ा टोल। 31 मार्च रात 12 बजे से नई टोल दरें होंगी लागू। और नोएडा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। यूपीसीए ने प्राइवेट डेवलपर को दी मंजूरी। सेक्टर 150 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस के नजदीक बनाया जाएगा स्टेडियम। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सारस को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को अखिलेश यादव कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे। उन्होंने आरिफ के दोस्त सारस का हाल जाना। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज से सारस का दीदार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचा तो उन्हें महाराजगंज जेल भेज दिया गया, चिड़ियाघर भेज दिया गया। जब मैं सारस से मिलने पहुंचा जिससे भी मैं मिलता उस पर कार्रवाई हो जाती। उन्होंने कहा कि अब मैं सोच रहा हूं कि अन्याय कर रहे अधिकारियों से मुलाकात करूं जिससे उन पर कार्रवाई हो सके। अखिलेश ने कहा है कि आरिफ वो व्यक्ति है जिसने सारस की सेवा की है। आरिफ ने सारस की जान बचाई है। आरिफ की मित्रता सारस से हो गई है। वन विभाग और उससे संबंधित साइंटिस्ट और जानकार लोग हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए थी। आरिफ और सारस की दोस्ती की आज हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सियासत हो रही है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है और जनता दरबार लगाकर उन्होंने लोगों की तमाम जन समस्याओं को सुना है और उन्हें हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। रामनवमी के मौके पर इस सेवा का आरंभ किया गया जो अगले 15 दिनों तक चलेगी। एक बार में 7 दर्शनार्थी इस सेवा से अयोध्या का भ्रमण कर सकेंगे और प्रत्येक दर्शनार्थी का एक बार का किराया 3000 रुपए होगा। इस पूरी सेवा को 2024 में रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले का रिहर्सल भी माना जा रहा है। सुबह 9 बजे से शाम को सूर्य ढलने के पहले यानी करीब 6 बजे तक ये सेवा यात्रियों को मिलेगी। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मयंक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर सेवा का आरंभ किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है जो अगले 15 दिनों तक चलेगी। एक बार में 7 दर्शनार्थी इस सेवा से अयोध्या भ्रमण करेंगे और प्रत्येक दर्शनार्थी एक बार का किराया 3000 रुपए होगा। इसकी जानकारी जो कोऑर्डिनेटर है यूपी पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अच्छे नागर ने दी है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये तमाम जानकारी दी, लेकिन इसके साथ हमें ये बताइए कि जो श्रद्धालु अभी वहां पर पहुंच रहे हैं अयोध्या में मंदिर के दर्शन के लिए, तो क्या लोगों से आपकी बात हुई? क्या कुछ कहना है? कितनी प्रसन्नता लोगों में? बिल्कुल खास तौर में जिस तरीके से वहाँ के श्रद्धालु पहुंचे हैं, लोग यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे बढ़िया सरकार है जो हम लोग ये कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर बनना और रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। ये सेवा बहुत ही एक सहायक सेवा किया सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा चीज है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मयंक। तो ये थे हमारे साथ मयंक श्रीवास्तव जो अयोध्या से हमें तमाम अपडेट दे रहे थे। यूपी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य कानपुर देहात के दौरे पर रही। उन्होंने जिला योजना समिति की बैठक में प्रस्तावित जिला विकास योजना के लिए 3 अरब 93 करोड़ 20 लाख का प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। शासन की दृष्टि में सबसे कमजोर और असहाय व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ना प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने विद्युत, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से सचेत करते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं का गुणवत्ता पूर्वक 100% लाभ जन सामान्य को पहुंचाए। वहीं प्रभारी मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन अवश्य निश्चित किया जाए जिससे जनपद की समस्याओं को और विकास के पैमाने को सुनिश्चित किया जा सके।
माफिया अतीक अहमद के भाई को प्रयागराज में कोर्ट के फैसले के बाद वापस बरेली जेल ले जाया जा चुका है। अशरफ करीब 2 बजे जिला जेल लाया गया। इस दौरान अशरफ ने प्रयागराज में एक बड़े अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमेश पाल के अपहरण केस से बाइज्जत बने हुए अशरफ का कहना है कि 2 हफ्ते बाद जेल से निकलकर उसे निपटा देने का प्लान बनाया जा रहा है। अशरफ ने बिना नाम लिए अधिकारी पर यह आरोप लगाया, संगीन आरोप, और कहा कि अगर मेरी मृत्यु हुई तो बंद लिफाफे में मेरी चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ को पहुंच जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से संवाददाता कुमार शानू जुड़ चुके हैं। शानू, देर रात अशरफ जो है बरेली जेल ले जाया जाता है और आरोप लगाता है प्रयागराज के एक अधिकारी पर कि उसकी मौत 2 हफ्ते के अंदर होने वाली है। देखिए, बिल्कुल राम, बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ और जो अभियुक्त थे उनकी कल जो है पेशी हुई है इलाहाबाद में, और पेशी के दौरान जो उमेश पाल अपहरण कांड था उसको लेकर के पेशी हुई थी। लेकिन इसमें देखिए सबसे बड़ी बात थी जो माफिया अतीक अहमद था उसको दोषी करार कर दिया कोर्ट ने, और साथ ही साथ 2 लोग और उसको दोषी करार किया गया। लेकिन जो टोटल आरोपी 10 थे, 10 आरोपी में से करीब 7 आरोपी जिसमें उनका भाई अशरफ भी शामिल है, उसको जो है दोष मुक्त कर दिया गया। तो इसी के बाद जो है माफिया अतीक अहमद को जेल भेज दिया गया। लेकिन आगे रात की बात है तो अशरफ बरेली जेल उसमें डाल दो, टीवी में डाल दो, जिस तरीके से पहले काउंसिलिंग के साथ सबसे आखिरी में डाल दो, इसको हटा के सबसे आखिरी में डाल देना, अभी डाल देना। सुरक्षा थी, वो सुरक्षा कहीं ना कम होती नजर आई। सिर्फ काफिले में 2 गाड़ियां थी और एक कैदी वैन थी। इसी दौरान जो है ये बरेली देर रात 2:30 बजे अशरफ पहुंच गया और साथ ही साथ उसने मीडिया से जब बातचीत करना चाही तो उसने कैदी वैन में से ही बयान दिया कि जो है कि मेरे को कोई बड़े अधिकारी ने धमकी दी है, और साफ तौर पर से उसमें कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर तुमको निकलवा कर निपटा दिया जाएगा। तो ये बोल थे अशरफ के, और साफ तौर पर से उसने अधिकारी का नाम जरूर रखा है, लेकिन उसने कहा है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो इस बंद लिफाफे में पत्र सीएम योगी को पहुंच जाएगा। तो तरीके के उसने एक नया चैप्टर जो है अपनी जो पूरा ये प्रकरण था उसमें खोल दिया है, और इस चैप्टर को सुलझाने में अब पुलिस पर कई आरोप लग गए हैं कि किस तरीके से आखिर वो कौन अधिकारी था जिसने जो है अशरफ को ये धमकी भरी बात कही है, या फिर अशरफ जो है अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के प्रयास कर रहा है। तो तमाम पहलुओं पर अभी जांच और बढ़ सकती है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से अशरफ ने ये बयान किया है तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बयान है। लेकिन दूसरी बात, अशरफ ने एक और बयान दिया कि मैं रोजा रमजान चल रहे हैं और रोजे के दौरान जो है मुझे जब बरेली जेल लाया गया और मैंने रास्ते में जब रोजा खोला है, रोजा इंतजार करने के बाद मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ पानी से उसने जो है रोजा खोला। तो तरह के उसने यूपी पुलिस पर जो है आरोप लगाया। देखने वाली बात होगी जिस अधिकारी पर उसने जो है आरोप लगाया वो अधिकारी कौन है। निश्चित तौर पर तो जिस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम ये अशरफ ने जो है ये बातें बताई हैं और आरोप लगाते हुए प्रयागराज के एक बड़े अधिकारी पर खुद की मौत की चिंता जाहिर की है, आशंका जाहिर की है। बहुत शुक्रिया शानू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाराबंकी के कोतवाली फतेहपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध हालात में एक युवक का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। मरने वाले का नाम हरिओम है और उसकी डेड बॉडी 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। घटना चूड़ी वाली गली के सामने की है। मकान के कमरे में शव मिलने के बाद आसपास के लोगों ने कमरे में दुर्गंध की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर मकान में दाखिल होने के बाद शव को बरामद कर लेती है। इसके बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि हरिओम की अपनी मकान के नीचे ही कॉस्मेटिक की दुकान थी। फिलहाल पुलिस घटना की वजह तलाशने में जुटी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बाराबंकी संवाददाता मंजीत निगम जुड़ चुके हैं। मंजीत, फतेहपुर से युवक का शव बरामद होता है, आत्महत्या की आशंका जाहिर की जा रही है, क्या कुछ अपडेट? ये कोतवाली फतेहपुर के अंतर्गत चूड़ी वाली गली के सामने घटना है। यहाँ पर एक युवक का काम करता था, उसे ठीक ऊपर उसका घर बना हुआ था। ये युवक 2-3 दिन से लापता था, मगर ये मालूम नहीं पाया कि कहाँ था। जब 2 दिन से इसकी बदबू आनी नीचे से घर के आनी चालू हुई तो लोगों ने देखा कि इसकी बदबू बहुत जोरों से आ रही थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच करके घर का दरवाजा तोड़ते हुए जब अंदर जाके पहुंची तो उसको दिखा कि युवक का शव जो है फांसी से लटका हुआ था। और पुलिस इस मामले की तह पे लगी हुई है कि आखिर क्या वजह थी जो युवक ने फांसी लगाई है और क्या कारण कर रहा है, इसके तलाश में जुटी हुई। बिल्कुल मंजीत, आपकी स्थानीय लोगों से बात हुई होगी, क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? इसमें स्थानीय लोगों का तो यही कहना है कि कुछ पारिवारिक कदर नजर में आ रही है सामने पहले दृष्टि में, और इसके अंतर्गत पुलिस अभी इसी वजह में लगी है कि क्या कारण और भी है कि जो इसकी वजह लगाने की बात हुई है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मंजीत जो हमें बता रहे थे किस तरीके से फतेहपुर में एक युवक का शव बरामद होता है फांसी के फंदे पर झूलता हुआ, और उसके बाद जो है करीब 2 दिन पुराना ये शव जब शिकायत पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर शव को बाहर निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बाराबंकी के कोतवाली बदोसराय में डीजे विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। डीजे विवाद की घटना शादी के दौरान की है, जब बरौलिया गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे विवाद हो गया। मारपीट देख दूल्हा समेत जान बचाकर तमाम बाराती भाग निकले। बताया जा रहा है कि डीजे पर डांस को लेकर यह विवाद हुआ है। मारपीट में 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं घायलों को इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय में रेफर किया गया। वहां जैसे तैसे ये शादी संपन्न कराई जा सकी है। तो बरेली में एक युवक का असलहों के साथ फोटो वायरल हुआ है, जिसमें वो कानून को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में ऋषभ सोनकर उर्फ सन्नी 2 असलहों के साथ तस्वीरों में नजर आ रहा है और सीधे तौर पर कानून को योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हुआ दिख रहा है। आरोपी थाना सुभाषपुर इलाके के नेकपुर का रहने वाला है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, सीधे तौर पर यहां पर कानून को चुनौती देता हुआ सन्नी। देखिए बिल्कुल राम, ये बड़ा मामला हो गया है क्योंकि बरेली में देखिए पहले भी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सख्त आदेश है किसी प्रकार की, चाहे वो लाइसेंसी रिवॉल्वर हो या फिर अवैध तरीके का असला हो, किसी प्रकार से उसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया जाएगा और किसी भी तरीके से लोगों में दहशत का माहौल नहीं फैलाया जाएगा। लेकिन देखिए जहाँ एक असले की बात होती है, लेकिन यहाँ पर असलहों की बात हो रही है क्योंकि एक व्यक्ति जो कि ऋषभ नाम बताया जा रहा है और सन्नी इसका नाम बताया जा रहा है। पूरा मामला जो है और ये रहने वाला सुभाष नगर इलाके के जो है गन्ना मिल के क्षेत्र के रहने वाला है और इसने साफ तौर पर से ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, इसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जो है एक फोटो अपलोड किया है और उसमें इसने गाना भी बजता हुआ दिखा है और उसमें साफ तौर पर से इसने अपने दोनों हाथों में अलग अलग प्रकार की जो है बंदूकें ले रखी हैं और साफ तौर पर से ये दर्शाना चाहता है कि क्षेत्र में दहशत का माहौल बने। तो तमाम तरीके की ऐसी तस्वीरें पहले ही वायरल हुई है, लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन जहाँ तक रोक लगाता है और उस पर कार्रवाई नहीं करता है, लेकिन पूरी तरीके से इस पर रोक नहीं लग पाती। लेकिन शासन की बनता है कि इस तरीके से इन पर रोक लगाई जाए और पुलिस प्रशासन काम किया जाए। फिलहाल अभी इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, प्रशासन की मंशा है, शासन की मंशा है, लेकिन उस मंशा पर जो है चोट पहुंचाता हुआ युवक सन्नी तस्वीरों में नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है और न कानून का खौफ है और न ही योगी का भय। सीधे तौर पर ये तस्वीरें जो है योगी आदित्यनाथ को चुनौती देती हुई, क्योंकि तमाम मौकों पर हमने देखा है कि सरकार के लोग हों या फिर प्रशासन के लोग हों, लोगों को ये हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की तस्वीरें हथियारों के साथ पोस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम चीजें हो रही हैं और हम सब इसके गवाह हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शानू। खबर उन्नाव के हसनगंज से, जहां पेशकार पर प्रशासन की गाज गुजरी है। जानकारी के मुताबिक न्यायालय में हेरफेर कर दस्तावेज में गड़बड़ी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद कमिश्नर सेशन जैकब के आदेश पर पेशकार को निलंबित कर दिया गया। वही जानकारी के मुताबिक न्यायिक तहसीलदार की कोर्ट एक मुकदमा चल रहा था वहां पर, जिस पर 30 जून 2022 को आदेश होना था, लेकिन निर्धारित तिथि से पहले ही आदेश ही ऑनलाइन शो करने लगा, जिस पर पीड़ित ने पेशकार राजेश कुमार के खिलाफ कमिश्नर से शिकायत की और अब जाकर पेशकार को सस्पेंड किया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से दिखा रहे हैं, जहां पर पेशकार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इस बीच कर्नाटक चुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है कर्नाटक में, जहां पर 10 मई को चुनाव होना है और 13 मई को मतगणना होगी। 224 सीटों पर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बेहद अहम होने वाले हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही अब कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर आने वाली 10 मई को मतदान होगा, जिसके बाद 13 मई को यानी 3 रोज बाद ही यहां पर काउंटिंग की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव 10 मई को एक चरण में ही होंगे, जहां 224 सीटों पर यह मतदान होना है और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। 2024 से पहले यह बड़ा चुनाव माना जा रहा है विधानसभा का, क्योंकि ये एक तरीके का सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2024 से पहले, और मोदी के लिए और साथ ही तमाम विपक्षी दलों के लिए जो स्थानीय दल
राज्यपाल हैं कर्नाटक के, उनके बहुत अहम चुनाव ये 2024 से पहले। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए ए न्यूज़ टुडे पर।